हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन आपके भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 13 है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इन 2 कथनों में कौन-सा कथन सत्य है। तो पहला कथन कह रहा है, इसी से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अनुच्छेद 13 है उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 13 के तहत। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन के समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को उन्मुक्ति प्रदान करता है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 13 में यह घोषित किया गया है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है ना, और इस प्रकार से इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। और 1973 में मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर केशवानंद भारतीवाद ने इसको चुनौती दी थी। और जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियां है, जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 है उस हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित या अमान्य घोषित कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इस वजह से आप दूसरा कथन गलत है, पहला ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ये कह रहा है कि जो एक संघ होता है उसमें जो संघीय और प्रांतीय सरकारों की जो शक्तियां है उसको स्पष्ट रूप से इसको सीमांकित किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, भारत में संघ और राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार प्राप्त है। तो दूसरा कथन गलत है। ये कह रहा है कि जो भारत का संघ और राज्य सरकार होते हैं उनमें चाहे कोई सी भी स्थिति हो, सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषय में अनन्य अधिकार है, यानी किसी भी विषय को उनको हर विषय पर अधिकार दिए गए और वो कानून बना सकते हैं ना। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है, लग लग चाहे राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, उस दौरान क्या हो जाता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत इनकी सारी शक्तियां आ जाती है ना। तो इस तरह उस समय उनकी शक्तियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसकी? राज्य सरकारों की। और ये कह रहा है कि सभी परिस्थितियों में, है ना। तो इस वजह से कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। तीसरे कथन की तरफ चलता है। तीसरा कथन कह रहा है, स्थानीय सरकारी निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत के संघवाद की भावना को कमजोर किया है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो भारत में क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। एक केंद्र सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार और तीसरी तरफ स्थानीय सरकार। और ये कह रहा है कि जो स्थानीय सरकार है इसने जो भारत का जो संघवाद का जो ढांचा है उसको कमजोर किया है। तीसरा कथन ये कह रहा है, लेकिन ये कथन गलत है, क्योंकि जो जो स्थानीय सरकारें हैं इसने भारत के संघीय जो ढांचा है उसको कमजोर नहीं किया, कि बल्कि जो उसकी भावना को और भी मजबूत किया है। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर दूसरा और तीसरा कथन को अगर निकाल जाए तो पहला कथन सत्य है, दूसरा तीसरा कथन असत्य है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो संघीय सरकार है वह जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है उसको संघीय सरकार कहते हैं, जैसे कि भारत में, है ना। और एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में नियत होती है। तो ये एकात्मक सरकार और संघीय सरकार में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें जो 3 कथन दिए गए इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, ये असीमित और अलंघनीय है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि ये जो अधिकार है ये असीमित नहीं है और न ही ये अलंघनीय। अलंघनीय का मतलब होता है स्थायी नहीं है ना। तो मूल अधिकार तो स्थायी है और ये कह रहा है कि स्थायी नहीं है। तो इस वजह से पहला कथन हो जाता है, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, यह केवल राज्य को अनियंत्रित कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। तो दूसरा कथन भी गलत है। जहाँ यूपीएससी के क्वेश्चन में अक्सर ये चीज देख लेना आप ना, कि इसमें जहाँ पे सभी या केवल या इनमें से कोई नहीं, ऐसे जब जब भी कभी ऐसे वर्ड आ जाए तो इसमें 90% ये चीजें क्या होती है, गलत हो जाती है। और इस वजह से यहाँ पे भी ये क्या है, गलत, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, यह केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है जो मूल अधिकार है इसमें अगर कुछ परिवर्तन करना है या इसमें जो न्यायिक पुनर्लोकन की जो शक्तियां है ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो पहला और दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। तो ये आपका सही आंसर है। और संसद को ये अधिकार दिया गया है कि जो मूल अधिकार है उसको कम करना या उसको बढ़ाने का जो अधिकार है वो आपके संसद को ये अधिकार दिए गए हैं। और
केवल संसद इसमें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको कम या ज्यादा कर सकती है ना, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। तो ये भी यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने दो कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया यानी भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड है, तो इंडिया है ना, INX जिसको है ना, ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। और ये आपका जो गुजरात इंटरनेशनल है ना, फाइनेंस ट्रैक सिटी में ये मौजूद है। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक है। तो दूसरा कथन गलत है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सहायक नहीं है, बल्कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है ना। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसका शुभारंभ 2008 में किया गया था। और केंद्र सरकार को भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र और केंद्रीय वित्तीय सेवा प्रदान करने की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है ना। केंद्र